और जब मैं भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है तो ये नतीजे आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाले 25 साल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का खाका खींचते हैं तो ऐसे में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी चुनौती जो इस विकसित भारत के सपने को साकार करने में हो सकती है वो मुद्दा परिवारवाद का, वो मुद्दा भ्रष्टाचार का। और इसी को लेकर जिस तरीके से प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, क्या आज के दिन वो जरूरी था? इसी पर चर्चा करने के लिए हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेता पार्टी के सैयद शाहनवाज हुसैन साहब और साथ ही कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के संपादक शशि शेखर जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं हम। अखिलेश जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आने वाले 25 साल में किस तरीके से विकसित भारत बनाना है, उसमें चुनौती परिवारवाद और भ्रष्टाचार, बल्कि चुनौती नहीं सर, नासूर परिवारवाद और भ्रष्टाचार, उस पर प्रहार करना वाकई में जरूरी था? बढ़िया संबोधन प्रधानमंत्री का। आजादी का सबको मेरी शुभकामनाएं। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो दिन भर बोलते ही रहते हैं, ये इसके पहले भी बोले हैं और आप लोग उस पर कीर्तन करते हैं, तो जो बोला था कुछ उस पर भी विचार हो जाए। 2022 है, लाल किले से भी बोले थे, उसके पहले भी बोले थे, सबको आवास मिल गया, बड़ी प्रतिज्ञाएं थी, आप लोग इसी तरह बहस किए थे। हिंदुस्तान में हर घर को आवास मिल गया होगा अब तक, तो आज 22 में जो 22 में वादे किए थे, सबको घरों में नल मिल गया होगा, बाथरूम हो गया होगा, गैस मिल गई होगी, सबकी आय दुगुनी हो गई होगी,
24 घंटे बिजली आ गई होगी, बुलेट ट्रेन चली रही होगी, जिससे हमारे तमाम लोग आ जा रहे होंगे, कुपोषण खत्म हो चुका होगा, 100 स्मार्ट सिटी लहलहा ही रही होंगी। तो मोदी जी के प्रधानमंत्री का काम बोलता है, लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी सिर्फ बोलते हैं। इनका काम क्या? इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो ही गई होगी, ये सब। और देखिए इस देश के लिए भ्रष्टाचार, सर बीच में जिस तरीके से कोरोना काल भी आया, सर जिस तरीके से बीच में जवाब कोरोना काल भी आया, मैं समझ रही हूं कि कांग्रेस उसका किसी तरीके का ग्रेस देने को भी सरकार को मूड में नजर नहीं आती है। लेकिन आज जो मुद्दा था सर, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था और परिवारवाद का मुद्दा था। सुन तो लीजिए, अरे सुनिए, इस मुद्दे पर आपसे रिएक्शन चाहिए सर। आ रही हूँ सर, बाकी मेहमानों का भी रुख कर लूं, दोबारा आपके पास। अरे मैं दे रहा हूँ, रुकिए तो जल्दी से आइए ना सर, आपने जवाब आने दीजिए, रुक जाइए। हाँ जल्दी। अरे भूमिका 13 बार प्रधानमंत्री का भाषण सुना रही हैं, तो रिएक्शन तो लीजिए, सच्चाई तो जानिए। भ्रष्टाचार के लिए कसमें खाई थी मोदी जी ने कि आते ही 1 महीने में लोकपाल बना दूंगा। 8 साल हो गए, क्योंकि लोकपाल बना होता तो कोई भाजपाई बाहर नहीं मिलता। और परिवारवाद देश को पता है कि एक ही परिवार से देश को खतरा है, वो है संघ परिवार। उसी पे वो आरोप लगा रहे थे। इस देश में ऐसे परिवार हैं जो त्यागी, तपस्वी, बलिदानी है, उससे घबराए, परेशान और खींचे हुए दिख रहे थे आदरणीय मोदी जी मंच से, लाल किले के प्राची से। तो सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, कांग्रेस जिस रूप में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे को समझ रही है, वो सही समझ रही है सर, या आप इसको दुरुस्त करना चाहेंगे? क्योंकि वो परिवारवाद पे लेकर कह रहे हैं ये तो संघ परिवार के लिए संदेश था, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब लोकपाल बना देते। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज भाई भतीजावाद और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लाल किला की प्राचीर से हमला बोला है। और प्रधानमंत्री हमारे थोड़ी हैं, आपके भी हैं ना अखिलेश जी। जब देश के प्रधानमंत्री पर आप चर्चा करते हैं, तब तो जब आपकी सरकार थी आप कहते थे प्रधानमंत्री ने कहा। जो प्रधानमंत्री ने कहा वो कोई बीजेपी के नेता के तौर पे नहीं कहा, वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आजादी के 75वें साल के ये पर जब उनका संबोधन हुआ और उसमें उन्होंने भाई भतीजावाद, परिवारवाद के खिलाफ बोला, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, तो कांग्रेस इसको दिल से क्यों लगा ली? इससे आपका नाम लिया है क्या जो इतने नाराज हो रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कहा आप कहिए कि हाँ भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, आप कहिए परिवारवाद नहीं होना चाहिए, आप कहिए भ्रष्टाचारी जेल में जाने चाहिए। आप कह रहे हैं ये हुआ, ये बनाया कि नहीं बनाया? आपको नहीं पता टॉयलेट कितने बनाए? आपको नहीं पता कि आज अनाज गरीबों को कितना दिया? ये सब डिबेट अलग कर लेंगे। आज ये देश को ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री की इस बात में भाई भतीजावाद, परिवारवाद या भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इस बुराई के खिलाफ अगर लोगों के अंदर नफरत पैदा हो तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? इसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं जनाब? ठीक है सर, ठीक है सर, मैं जरा सा चर्चा खोलती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इस पैनल में कुछ और खास मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले शशि जी का रुख करेंगे। शशि जी, संदेश 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं वो जन जन तक तो पहुंचता है सर, लेकिन नेताजन किस तरीके से उस पर बटे हुए हैं ये दर्शक देख रहा है। मैं रूबिका नेताओं पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो उनका हक है, वो उनका कर्तव्य है, उसका वो निर्वाह कर रहे हैं। और जब महाभारत छिड़ी हो तो सच और झूठ दोनों जो है एक ही पाले में जा खड़े होते हैं। तो मैं अपने इन मित्रों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो अपना काम कर रहे हैं और मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो करते रहें। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो बोला उसको मैं 3 भागों में बांटना चाहता हूँ रूबिका। उनके बजाय शब्दों के पकड़ने के अगर हम उनके भावों को पकड़ें, क्योंकि प्रधानमंत्री 8 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उससे पहले उन्होंने एक लंबा समय गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर बिताया। तो सत्ता में इतने लंबे सालों तक कोई भी नेता नहीं रहा निर्बाध तौर पर। तो आज जब वो बोल रहे थे तो मैं उन्हें 3 भागों में उनके भाषण को बांटता हूँ। पहला भाषण जो एक बजे हुए लीडर को स्टेट्समैन बनाता है, एक सत्ता नायक को जननायक बनाने की ओर ले जाता है। वो क्या होता है? एक नया थॉट, एक नया संकल्प। कभी नेहरू ने यही लिया था, आज मोदी जी भी वही ले रहे हैं। कभी अब्राहम लिंकन ने वही किया था, आज मोदी जी वही कर रहे हैं। और वो जो थॉट और संकल्प होता है
उसके पीछे उनका कुछ काम भी होता है। आज अगर वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो इसका उन्हें हक है, क्योंकि इस 8 सालों में उनकी सरकार के ऊपर कोई सार्थक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सका है जो कोर्ट में टिक सके। दूसरी बात, दूसरा उनका एक था एक विचारशील नेता का, वो जानते हैं कि उनकी उम्र क्या है। वो तीसरी पीढ़ी के नेता हैं अगर मैं देश की औसत उम्र देखूं, और उस हिसाब से उन्हें कुछ संकल्प, कुछ उन्हें विचार, कुछ उन्हें अपनी पीड़ाएं रखनी थी, सरोकार रखने थे, तो नारी का सम्मान उन्होंने रखा और देश के लिए एक सपना देखा। तीसरी थी एक राजनेता की। भूलना नहीं चाहिए कि मोदी जी के आगमन के साथ देश को एक बेहतरीन चुनाव मशीन मिली। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में एक कारगर चुनाव मशीन है। तो उन्होंने जो बोला उसके बहुत से अंतर्निहित अर्थ राजनीति के हैं, और जिसके लिए अखिलेश जी और शहनवाज जी दोनों पालों में अपने अपने काम कर रहे हैं। अब तो ये हमारे आपके ऊपर है कि हम इनके बीच किस जो सच के जो अणु और परमाणु हैं उन्हें हम ही बिने और हम ही चुने। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।